बंधुओं नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। थोड़ा अंतराल हो गया है, कुछ समस्याएं थी, कुछ दुष्टों की परेशानी थी। अब दुष्ट तो सबके साथ जुड़े हैं, वो परेशान भी करते हैं, नुकसान भी करते हैं। खैर, वो उनका काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो दुष्टों की दुष्टता की बात ना करके हम आज सिस्टम की बात करेंगे। सिस्टम जिस तरह भारतीय रेल में काम कर रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहने को बहुत जागरूक सत्ता में सरकार है और बहुत जागरूक उसके मंत्री हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं, डिफरेंट फील्ड का अनुभव रखते हैं। इस सब के बावजूद सिस्टम की बधिया बैठी हुई है और जिस तरीके से कुछ कंपनी का या कंपनियों का एकाधिकार बनाया गया है, कंपटीशन के माहौल को समाप्त किया गया है, वो कतई उचित नहीं है। ना सिस्टम के फेवर में है, ना जनता के फेवर में है, ना ही पब्लिक एक्सचेकर के फेवर में है। ये स्वस्थ परंपरा नहीं हो सकती। हर कोई फेवर करता है, आप भी फेवर करें। देसी कंपनियां हैं, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, मगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के आधार पर, जिससे कि पब्लिक एक्सचेकर का नुकसान ना हो, पब्लिक फंड्स का नुकसान ना हो और क्वालिटी पूर्ण काम हो, क्वालिटी पूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और असेट तैयार हो। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, मगर वो स्वार्थ के सामने छोटा पड़ गया है। अब वो स्वार्थ कई प्रकार का हो सकता है। पार्टी फंड के लिए हो सकता है, व्यक्तिगत फंड के लिए हो सकता है, बंदर बाट के लिए हो सकता है, फेवर के लिए हो सकता है। कई प्रकार के स्वार्थ जुड़े होते हैं और डिफरेंट लेवल पर लोगों के जुड़े होते हैं। तो स्टेक होल्डर्स का इस बात को लेकर बड़ा असंतोष है। चाहे वो कवच का मामला हो, चाहे रोलिंग स्टॉक की खरीद का मामला हो, चाहे वंदे भारत स्लीपर के निर्माण का मामला हो, चाहे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए रोलिंग स्टॉक की खरीद की बात हो, चाहे मुंबई लोकल के कोचेस के परचेज की बात हो, और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो बहुत महंगे प्रोजेक्ट हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक हैं, एक्सेप्ट स्टेशन डेवलपमेंट को छोड़कर। स्टेशन डेवलपमेंट फालतू का खर्चा है और फालतू का खर्चा किया गया है। उनका रंग रोगन करके उनको बेहतर बनाया जा सकता था और वही बड़े खर्च के नाम पर ये हो रहा है, स्टेशन डेवलपमेंट के नाम पर हो रहा है। ये फालतू खर्च है, वही फसाड़ लगा करके, वही सारी रंग रोगन करके, लीपापोती करके आप स्टेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये फालतू खर्च है, क्योंकि भारतीय जनता, भारतीय यात्री आपका स्टेशन देखने नहीं आता है, वहाँ गाड़ी पकड़ने आता है। उसको इतना फुर्सत नहीं होती है, इतना टाइम नहीं होता है कि वहाँ वो आपके स्टेशन पर बने शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करेगा या रेस्तरां में बैठ कर के टाइम पास करेगा। इतना टाइम उसके पास नहीं होता। तो ये फालतू का खर्चा, इसलिए मैंने कहा। और मैं ही क्यों, सारे रेल अधिकारी इस बात को, सारे कर्मचारी इस बात को कह रहे हैं। स्टेशन डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है। उसके लिए जिस हिसाब से फंड अलॉट किए गए और जिस हिसाब से अंधाधुंध
मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़ और एकाधिकार फेवर हुआ है वो असीमित है। खैर, स्टेशन डेवलपमेंट की बात हम फिर कभी करेंगे और डिटेल में करेंगे। आज का मुद्दा है कुछ कंपनी विशेष के लिए एकाधिकार बनाया जाना और कंपटीशन की, प्रतिस्पर्धा की जो स्वस्थ परंपरा है उसको तिलांजलि दे देना। इससे बड़ा असंतोष हुआ है स्टेक होल्डर्स में, बाकी सारी कंपनियों में, और एक कंपनी विशेष के प्रति ये धारणा बन गई कि भारतीय रेल बनाम विशेष कंपनी और विशेष कंपनी बनाम भारतीय रेल। आज भारतीय रेल को वो कंपनी चला रही है अकेले, उसके हुंकार में दाल पक रही है। उसके आड़े जो भी अधिकारी आता है और आया वो ट्रांसफ़र हो गया या उसको वीआरएस लेके जाना पड़ा, विक्टिमाइज हुआ। ये तथ्यात्मक सत्य है और ये असंतोष का बड़ा कारण है। जो कंपटीशन आपने खत्म किया और एक कंपनी विशेष को फेवर किया, बढ़ावा दिया, हमें उसका कोई भी विरोध नहीं है और किसी स्टेक होल्डर्स को भी इसका विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि आपने कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की परंपरा को कैसे खत्म कर दिया, क्यों खत्म कर दिया। कई सारी चर्चाएं हैं, जैसे वंदे भारत स्लीपर बनाने में जो तिकड़मबाजी की गई वो अक्षम्य है। ये वाया आईसीएफ, बीएएमएल को दिया गया काम, सिंगल टेंडर पर दिया गया। आईसीएफ ने भी सिंगल टेंडर पर बीएएमएल को काम दिया ये, और बीएएमएल ने सिंगल टेंडर पर एक कंपनी विशेष को सारा काम दे दिया। जो तमाम सारे प्रोपल्शन सिस्टम, दरवाजे, खिड़की, बोगी, ये सारी चीजें तो वो कंपनी नहीं बनाती। जितनी भी सारी चीजें एक ट्रेन, ये कोच बनाने में, कंप्लीट कोच बनाने में लगती हैं, वो सारी चीजें ये कंपनी विशेष तो नहीं बनाती। वो भी कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग करके दे रही है कुछ चीज़ों को छोड़कर, जिसका वो ओईएम है। तो कहा ये गया, जब पहली वंदे भारत स्लीपर आई ट्रैक पर तो बड़ी वाहवाही हुई और भारतीय रेल के मैकेनिकल इंजीनियर बहुत उछल रहे थे, बड़े गर्व के साथ सीना चौड़ा कर रहे थे कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। तो किसी अधिकारी ने उसके ग्रुप में एक टिप्पणी कर दी कि भाई आप क्यों फूल रहे हैं, आपका इसमें क्या योगदान है। रेक तो रक्षा मंत्रालय के पीएसयू ने बनाया है, तो इसमें भारतीय रेल का क्या योगदान है। भारतीय रेल ने तो एक टेंडर कर दिया वाया आईसीएफ, जबकि ये सारा काम आईसीएफ कर सकता था। सारी उसके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इतने सालों से उसने सैकड़ों टाइप के इनोवेशन किए हैं कोच निर्माण में, और ये भी वो बना सकता था, बनाया। मगर फिर कंपनी विशेष को कैसे ओबलाइज किया जाएगा, तो ये रास्ता निकाला गया कि कहीं ज़्यादा हो जाएगा तो बात पब्लिक हो जाएगी, इसलिए ये वाया अदर मंत्रालय के पीएसयू का रास्ता निकाला गया। और साथ में उसको ये भी कह दिया गया वर्बल तौर पर, मुँहज़बानी, कि सारा मटेरियल इस कंपनी विशेष से ही खरीदना है। और ये बात हवा में नहीं कह रहा हूँ मैं, ये बात
BEML के एक डायरेक्टर ने एक बहुत सीनियर ऑफिसर से कही है, एक्सेप्ट की है अंतरंग बातचीत में, तब ये बात सामने आई है। तो ये मुजबानी आदेश देने वाला कि कंपनी विशेष से ही सारा मटेरियल खरीदा जाए और सिंगल टेंडर करके उसको सारा काम दे दिया गया। तो ये कौन अथॉरिटी है जिसने ये मुजबानी आदेश दिया, ये जांच का विषय है। हालांकि इसका कोई तथ्यात्मक या कागजी प्रमाण मौजूद नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि ये मुजबानी आदेश है, तो इन ऐसे आदेशों का कोई प्रमाण नहीं होता, मगर सरकमटेंशियल चीज़ें सामने हैं और वो दिख रही हैं। तो जैसे उस मैकेनिकल इंजीनियर ने उलाहना दिया, वैसे ही सारे मैकेनिकल ऑफिसर्स का इंजीनियर, सो कार्ड मैकेनिकल इंजीनियर, सो कार्ड सिविल इंजीनियर भारतीय रेल के, उनका झाग बैठ गया कि बात तो सही है। उसमें उनका कौन सा सीख शराब था, क्या योगदान था? बनाया तो एक रक्षा मंत्रालय के PSU ने, और उसने भी क्या बनाया, उसने तो केवल असेंबल किया सारी चीज़ें। सप्लाई तो एक कंपनी विशेष ने किया, जिसको सिंगल टेंडर के आधार पर सारा मटेरियल सप्लाई के लिए दिया गया। इसी तरह NHSRCL में भी यही हो रहा है। उसके कोच के निर्माण का भी सिंगल टेंडर पर ठेका उसी को दे दिया गया, उसी कंपनी विशेष को। वहाँ सवाल ये उठता है कि जो भी BEML है वो सिंगल टेंडर क्यों कर रही है, वो कंपटीशन को दरकिनार क्यों कर रही है, किसके कहने से कर रही है? BEML ये काम कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, सिंगल टेंडर क्यों जारी कर रहा है, वो कंपटीशन क्यों नहीं कर रहा है? और साथ में ये भी रेल मंत्रालय के ऊपर सवाल उठ रहा है कि जब आप ट्रैक बिछा रहे हैं 300-350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का, तो कोच का निर्माण आप 200-250 किलोमीटर के लिए क्यों कर रहे हैं? और उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। जैसा एक और यूट्यूबर ने के साथ में एक पॉडकास्ट किया है, बहुत सीनियर मैकेनिकल ऑफिसर ने, उसमें उसने उसकी सारी बारीकियां समझाई हैं, तकनीकी भी, प्रैक्टिकल भी और अंदरूनी सारी परिस्थितियों का उल्लेख उस वीडियो में किया गया है। उन्होंने अपनी बातचीत में कहा है ये सारी चीज़ें। अब इसी तरह MRVC के द्वारा जो कोच खरीदे जा रहे हैं लोकल के, मुंबई लोकल के लिए AC कोच, कुछ 238-240 कोच का टेंडर हुआ है, वो अभी पेंडिंग है, काफ़ी टाइम हो गया है। और इसके पहले भी बताया गया कि इसके पहले भी ये टेंडर हुआ था और उस टेंडर में कुछ विवाद हुआ तो वो कैंसिल किया गया। साथ में वहाँ के एक डायरेक्टर का या नीचे के एक HOD का ट्रांसफ़र भी किया गया, यानी उसकी बलि चढ़ाई गई। अब ये नया टेंडर हुआ तो मुंबई लोकल के लिए इस बड़े प्रोजेक्ट, ये कुछ 17-18 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का है ये प्रोजेक्ट, उसके लिए एक कंसल्टेंट भी नियुक्त कर दिया गया और वो कंसल्टेंट CRB ऑन कॉन्ट्रैक्ट का बगल बच्चा। RDSO से रिटायर होने के अगले दिन उसको कंसल्टेंट बना दिया गया और RDSO में बैठ करके उसने ही सारे उसके स्पेसिफिकेशन बनाए थे और उसी को वहाँ कंसल्टेंट बना दिया गया। और इसलिए बनाया गया
क्योंकि एक पर्टिकुलर कमेटी में जो मैंने मंत्री जी को सौंपा था, उस पर सीआरबी महोदय ने कमेटी बनाई। उस कमेटी का कन्वेनर ये अधिकारी था और उसने सीआरबी ऑन कॉन्ट्रैक्ट के फेवरेबल या उनके मन मुताबिक अपनी रिकमेंडेशन दे दी। और इस तरीके से सीआरबी महाशय ने मंत्री जी को भी गुमराह कर दिया उस पर्टिकुलर विषय में, जिसमें बहुत बड़ी डील किया था उन्होंने, ऐसा आरोप है। और इसी वजह से 3 OEM का उस पर्टिकुलर विषय में एकाधिकार कायम कर दिया गया। यह बड़ी डील का हिस्सा था, इसलिए इतना बड़ा घुमाव फिराव मैनिपुलेशन किया गया। मंत्री जी के अपने हित हैं, उनके अपने हित हैं, तो वो एक्सटेंडेड पीरियड में खूब मज़े कर रहे हैं, जो मर्जी आ रही वो कर रहे हैं, कौन रोकने टोकने वाला है उनको। बहरहाल मैं यहाँ किसी के ऊपर दोषारोपण करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कंपटीशन लेस सिस्टम क्यों बनाया जा रहा है, क्यों बनाया गया। बहुत सारी कंपनियां हैं, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विषय की एक्सपर्ट हैं, उनको कंपटीशन से बाहर क्यों किया जा रहा है, क्यों किया गया। एक पर्टिकुलर कंपनी विशेष या कुछ कंपनियों को फेवर क्यों किया जा रहा है। माना कि आपको बहुत सारे लोगों से डीलिंग करना नहीं है, या छोटे जो हैं उनके साथ में डीलिंग में परेशानी आती है, या वो आपकी अपेक्षा पर खरे नहीं उतरती हैं कंपनियां जो छोटी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको मार दिया जाए। उनके नीचे भी, उनमें भी 150, 200, 500 आदमी काम करते हैं, उनका भी रोजी रोटी परिवार घर चलता है, तो उन्हें काम नहीं मिलना चाहिए, उन्हें कंपटीशन से बाहर कर दिया जाना चाहिए। और ये तरीका अपनाया गया। बहुत सारे वेंडर, बहुत सारी जो छोटी मझोली कंपनियां थीं, वो कंपटीशन बाहर हो गई। जब कंपटीशन ही नहीं रह गया और एकाधिकार कायम कर दिया गया, फेवर कर दिया गया, सामने से दिख रहा फेवर, तो अपने आप चुप बैठ गई। उनके यहाँ बेरोजगारी फैली, लोग बेरोजगार हुए। तो जिस तरह का ये सिस्टम बनाया जा रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे बहुत बड़ा असंतोष पनप रहा है, बल्कि पनप गया है। इसीलिए तो ये बातें हमारे तक आई हैं। अन्यथा कोई वेंडर, कोई कंपनी कभी भी इस चर्चा में यहाँ तक नहीं जाता है, मीडिया को अप्रोच नहीं करता है। जब असंतोष चरम पर होता है या नाक के ऊपर पहुंच जाता है, तभी ये बातें बाहर आती हैं। और जिस कंपनी विशेष को लगातार फेवर किया जा रहा है, मैं जानता हूं उसके पीछे कौन लोग हैं और किन लोगों ने उसको बड़ा किया इतना। वो भी किसी भी तरह के उससे बरी नहीं है। उनकी नाजायज औलादें बनारस और BLW के आसपास के एरिया में आज भी फल फूल रही हैं, जो वो पैदा करके छोड़ गए थे। और भौकाल बहुत बड़ा बनाया हुआ है, ईमानदारी का सो कार्ड, मगर न चरित्र है, न चाल है, न चलन है। और ऐसे लोग सिस्टम में अपने आप को श्रीधरन के तर्ज पर वंदे भारत मैन कहलाते हैं, या अपने मुंह कहते हैं, क्योंकि दूसरा तो कोई वो क्रेडिट देता नहीं है। तो ऐसे वंदे भारत मैन, सो कॉल्ड सेल्फ मेड वंदे भारत मैन, ये सब इस पर्टिकुलर कंपनी विशेष के पीछे रहे हैं आज भी। हमारा उस कंपनी विशेष से कोई विरोध नहीं है, और ना ही किसी स्टेक होल्डर का कोई विरोध है, क्योंकि जिसने हमसे बात किया, सबका यही कहना था
कि उनका किसी से विरोध नहीं है, उस कंपनी विशेष से भी विरोध नहीं है, उसको भी काम मिलना चाहिए, मगर एकाधिकार क्यों बनाया जा रहा है? कंपटीशन लेस क्यों किया जा रहा है सिस्टम? दूसरे भी बैठे हुए हैं जो उससे ज़्यादा काबिल हैं और आज से नहीं सालों से प्रतिष्ठित हैं, प्रतिस्थापित हैं। उनकी अपनी एक शाख है मार्केट में, शेयर मार्केट में, यहाँ वहाँ सब जगह फील्ड में। उन्होंने बहुत इनोवेशन किया है रेल के विषय में, विस्तार किया है, विविधीकरण किया है, प्रयोग किए हैं जो रेल के हित में आए हैं, काम आए हैं और आ रहे हैं। मगर इस कंपनी ने क्या किया है? इस कंपनी ने बहुत मैनिपुलेट किया, हर चीज को मैनिपुलेट किया, और जो इसके रास्ते में आया वो विक्टिमाइज हुआ या सिस्टम से बाहर उसे जाना पड़ा। ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। इस तरह की चीज़ें बड़े पैमाने पर हो रही हैं। हम इनमें से एक एक चीज़ को विस्तार में आगे अलग अलग वीडियो रिपोर्ट बनाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे सिस्टम को, सरकार को, अधिकारियों को और स्टेक होल्डर्स को। हमें आपके इनपुट की आवश्यकता है। हम आश्वस्त करते हैं कि हमारी तरफ से कभी भी कोई सोर्स डिस्क्लोज नहीं हो सकता, चाहे मेरी गर्दन पर चाकू, छुरी, तलवार ही क्यों न रखी हो। सोर्स कभी डिस्क्लोज नहीं होता है, इस बात से आप आश्वस्त रहें। इसलिए आप निर्भय होकर के जो भी कृत्य इस सिस्टम में हो रहा है और रेल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उस चीज़ को उजागर करें। ये आपका एक नागरिक दायित्व भी है और नैतिक दायित्व भी है। इसलिए आप इनपुट शेयर करें। आपसे यही अपेक्षा है, सभी स्टेक होल्डर के साथ में और सभी अधिकारियों के साथ में ये अपेक्षा है कि वो अपना जो मंतव्य है वो शेयर करेंगे। और इसी अपेक्षा के साथ कि आगे हम एक एक विषय को विस्तार से समझने और समझाने का प्रयास करेंगे, सरकार के, मंत्री के, रेलवे बोर्ड के संज्ञान में लाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आगे समस्या का समाधान हो सके। हम सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता है, इन सबका भी यही मानना है, मगर मैक्सिमम समाधान, मैक्सिमम संतुष्टिकरण हो सकता है और उसी का प्रयास होना चाहिए, किया जाना चाहिए। धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जागरूकता फैलाएं। यही आपका सबसे बड़ा योगदान है। धन्यवाद।